स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। नागरिक शास्त्र का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आए हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो है जिसमें हर साल पूछा जाने वाला कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। आइए सरल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1971 में, 1975 में, 1991, 1995। इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा 1991 में। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है कि विश्व राजनीति में द्विध्रुवीयता का अंत का कारण क्या था। तो सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, या फिर ये सभी। तो इसमें जवाब हो जाएगा ये सभी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि सोवियत संघ के विघटन के समय वहां के राष्ट्रपति कौन थे। तो लेनिन, पुतिन, स्टालिन, मिखाइल गोर्बाचोव, या फिर व्लादिमीर पुतिन। तो सही जवाब इसमें तीसरा वाला हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। संधि का अगुआ देश कौन था। तो संधि का जो अगुआ देश था वो संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन, या फिर भारत। तो इसमें जवाब हो जाएगा कि सोवियत संघ जो है इसमें अगुआ देश था वर्साई की संधि के संदर्भ में देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है पूछा है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पूर्व में संकट। यही आपका चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है। तो शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। यही वाला पहला वाला इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखता था। अमेरिका, चीन, फ्रांस, या सोवियत संघ। सही जवाब इसमें हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पर और कह रहा है क्वेश्चन कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन क्यों हुआ था। तो इसमें आपका राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा कि सोवियत संघ के राजनीति और आर्थिक संस्थाएं जो लोगों के आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। यही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि मुक्ति द्वार की नीति संबंध किस देश से था, अथवा खुले द्वार की नीति का संबंध किस देश से है। चीन, जापान, अमेरिका, रूस। उसमें सही जवाब का चीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट में। सैमसंग, एलजी, हुंडई जैसी प्रसिद्ध ब्रांड कंपनी का संबंध किस देश से है। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 10वें का राइट आंसर इसमें हो जाएगा दक्षिण कोरिया। इसमें ये सब दक्षिण कोरिया की कंपनी है। नेक्स्ट है कि दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया में मध्य विभाजक रेखा क्या है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 38 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1942, 1992, 1928, 1999। सही जवाब इसमें हो जाएगा 1992 में। तो इस प्रकार से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे क्वेश्चन कितनी प्रकार से घुमा घुमा के पूछा है। जैसे भारत चीन संबंधों पर प्रकाश डालिए, अथवा करके सवाल पूछा गया है भारत और चीन के बीच विवादों के मुद्दों का उल्लेख कीजिए। फिर अथवा करके और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया वर्तमान समय भारत और चीन का जो संबंध है उसका मुख्य आधार सीमा विवाद एवं व्यापार है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है। तो आइए इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे भारत और चीन के बीच विवादों के मामले, और फिर इसके बाद जो है आप यहाँ पे लिखेंगे उत्तर में भारत और चीन के बीच कई दशकों से सीमा, व्यापार और कूटनीति से जुड़े विवाद चल रहे हैं। इन विवादों का प्रमुख कारण सीमा निर्धारण है। यानी जो बाउंड्री है, सीमा निर्धारण, वो सबसे बड़ी इसमें समस्या है, प्रमुख कारण माना जाता है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पे पहला पॉइंट देख सकते हैं सीमा विवाद को लेकर। विथ डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे पहला है अक्साई चीन। भारत और चीन में 1962 में युद्ध हुआ था, जिसमें चीन ने 1962 में युद्ध जीतकर अपने क्षेत्र में अधिकार में कर लिया था। यानी जो अक्साई चीन है इसे अपने अधिकार में कर लिया था। और दूसरा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। चीन अरुणाचल प्रदेश को जो दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है उसे अपना मानता है, जबकि भारत इसे राज्य अपना अभिन्न
अंग मानता है। तो चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, जबकि भारत अपना मानता है। तो इस प्रकार से विवाद बना हुआ है। अगर इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे देख पाएंगे, जो ये वाली लाइन आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ से जो है ये पूरा एरिया जो है ये अक्साई चीन है, और ये जो लाइन खींची गई है ये लाइन है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे LAC लाइन के नाम से जाना जाता है। ये चीन जो है 1993 में आधिकारिक तौर पे इसे LAC बॉर्डर मानने से राजी हुआ है। और जो कुल लंबाई है टोटल भारत और चीन की बीच में सीमा रेखा की, वो 4056 किलोमीटर की लगभग सीमा रेखा की लंबाई मानी जाती है। यहाँ पे अगर अरुणाचल प्रदेश का यार एरिया देखेंगे तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो रेड लाइन दिख रही है मैकमोहन रेखा है, और ये अरुणाचल प्रदेश चीन जो कहता है वो तिब्बत का हिस्सा मानता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे जो एरिया देख रहे हैं रेड वाली, ये इसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, ये मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में जो रेखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैपिंग से समझ सकते हैं। आगे यहाँ बात करें डोकलाम विवाद की, तो डोकलाम विवाद क्या हुआ था? 2017 में डोकलाम क्षेत्र में भारत और चीन के बीच में सैन्य गतिरोध हुआ था, और फिर इसके बाद यह क्षेत्र भूटान का हिस्सा है, लेकिन चीन इसे क्या करता है? अपना मानता है। तो यहाँ पे अगर डोकलाम की बात करें तो यहाँ पे ये भारत है, ठीक है, ऊपर यहाँ पे चीन है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सिक्किम वाला जो रीजन है, ठीक है, सिक्किम वाला रीजन वही आपका विवादित वाला क्षेत्र है। जैसे आप यहाँ पे सिक्किम देख पाएंगे, और यहाँ पे डोकलाम है, यहाँ पे डोकलाम है, जबकि डोकलाम जो है ये भूटान में है, लेकिन चाइना कहता है डोकलाम हमारा क्षेत्र है। तो भारत जो है यहाँ पे अगर कोई सैन्य गतिविधि करता है तो चीन को आपत्ति होती है। तो इस प्रकार से ये भी विवाद का कारण बना हुआ है। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं अगले, यहाँ पे नेक्स्ट है गलवान घाटी संघर्ष। 2020 में जो है 2020 में गलवान घाटी ने लद्दाख में भारतीय चीन सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी, और उसमें कई सैनिक मारे भी गए थे। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें गलवान घाटी में तो 61 साल भारत और चीन के बीच में 61 साल बाद जो है विवाद हुआ था। और यहाँ पे देखा जाए तो ये गलवान है, ठीक है, गलवान नदी है, उसी की घाटी में जो है ये झड़प हुई थी। तो इस प्रकार से एरिया आप समझ सकते हैं कहाँ पे है लोकेशन में। ठीक है, अगला कारण आप इसमें ले सकते हैं जल विवाद है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना रहा है, जिससे भारत में जल प्रवाह जो है वो प्रभाव पड़ सकता है। व्यापारिक असंतुलन देखने को मिलता है। चीन के साथ व्यापार, भारत का जो व्यापार है बहुत बड़ा घाटा है, और भारत चीन से भारी मात्रा में आयात करता है, लेकिन उसका निर्यात बहुत कम देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे तिब्बत मुद्दा। तिब्बत मुद्दा की बात करें तो 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। भारत ने दलाई लामा को जो है शरण दिया, जिससे चीन क्या हुआ? नाराज हो गया कि दलाई लामा को शरण आपने क्यों दिया। तो इस प्रकार से हम मैपिंग में अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जो ये रेड वाला एरिया है ये चाइना के कब्जे में है, और जो यहाँ पे ग्रीन वाला एरिया है पाकिस्तान के कब्जे में है। तो भारत का जो एरिया है वो इतना आपका यहाँ पे बचता है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का। ठीक है, निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत और चीन के बीच विवाद जटिल है। उन्हें सुलझाने के लिए धैर्य, संवाद और आपसी समझ की आवश्यकता है। दोनों देशों को अपने आर्थिक और सामरिक हितों के ध्यान में रखते हुए शांति और सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भूमिका का वर्णन कीजिए और इसके उपाय भी बताइए। 24 और 25 में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर अथवा करके क्वेश्चन दिया कि क्षेत्रीयता से आप क्या समझते हैं, इस पर नियंत्रण क्यों आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का उत्तर कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे है क्षेत्रवाद, पहले हेडिंग डालेंगे उसके बारे में लिखेंगे। क्षेत्रवाद का अर्थ है किसी देश के उस छोटे से छोटे क्षेत्र से जो आर्थिक, सामाजिक और आदि कारणों से अपने अपने आप को अलग अलग अस्तित्व में जागृत किए हुए हैं। क्षेत्रीयता का मतलब होता है कि जो अपने क्षेत्र को देश से अलग समझने लगे। जैसे भारत है तो भारत में क्या है कि 28 राज्य हैं, 28 राज्य अपने आप में अलग समझने लगे, अपने आप को देश से सर्वोपरि मानने लगे, तो वो क्षेत्रवाद की भावना कहलाती है। दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं क्षेत्रवाद का मतलब किसी विशेष क्षेत्र जैसे राज्य, जिला या क्षेत्र समुदाय के हितों में प्राथमिकता देना। यह भावना तब उत्पन्न होती है जब लोग अपने
क्षेत्र की संस्कृति, भाषा, आर्थिक और विकास या राजनीतिक अधिकारों को बचाने और बढ़ावा देने पर जोर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं, तो देखिए इसमें लिख सकते हैं भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भूमिका निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं। जैसे विभिन्न क्षेत्रों के मध्य संघर्ष व तनाव, ये करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो मतभेद जो होता है उसको दूर करना चाहिए। नेक्स्ट है स्वार्थी नेतृत्व और संगठन का विकास करना चाहिए। अगला है राष्ट्रीय एकता की चुनौती के लिए काम करना चाहिए। नए राज्यों की जो मांग है वो कहीं न कहीं इसके मुख्य कारण माने जाते हैं। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो क्षेत्रवाद की भूमिका को जो है बढ़ाते हैं। आगे इसमें रोकने के उपाय क्या है, तो रोकने के उपाय में राजनीति का निर्धारण किया जाना चाहिए, आधारभूत ढांचे का विकास करना चाहिए, इन्हीं सभी राज्यों का समान विकास होना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें है संस्कृति एकीकरण के लिए विकास जो है उसका प्रयास हर कदम पर करना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा का सम्मान करना चाहिए, जो जिसकी भाषा उसका सम्मान करना चाहिए। जाति धर्म में समानता जो है अपनाना चाहिए या फिर जो है उसे समान समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय राजनीति में जन आंदोलन के विकास एवं प्रभाव पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो आपको यहाँ पे लेख लिखना होगा। कैसे लिखेंगे? भारत में स्वतंत्रता पूर्व या स्वतंत्रता के बाद अनेक जन आंदोलन हुए हैं जिन्होंने बाद में राजनीतिक रूप ग्रहण कर लिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में जन आंदोलन किए गए हैं। दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसमें आम आदमी पार्टी जन आंदोलन से ही विकसित हुई है। तो इस प्रकार से आंदोलन से कैसे पार्टियां बनती हैं वो यहाँ पे आपको बताना है। जैसे कुछ यहाँ पे पॉइंट आपको दिखाना रहेगा कि जन आंदोलन के प्रभाव क्या हैं। तो इसमें लिखेंगे इन सामाजिक आंदोलन ने समाज के उन वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्ति दी है जो अपने समस्याओं को चुनावी राजनीति के माध्यम से हल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए जन आंदोलन अपनी बात रखने की दृष्टि से श्रेष्ठ माध्यम बनकर उभरे हुए हैं। आगे यहाँ पर अगला पॉइंट है कि इन जन आंदोलन समाज में विभिन्न जाति, धर्म और क्षेत्र का विकास भी संभव हो पाया है। अगला है जन आंदोलन जनता की उचित मांगों को प्रतिनिधित्व बनकर उभरे हैं, इससे जनता बहुत सारी मांगें पूरी हुई हैं। अगला पॉइंट है ऐसे जन आंदोलन ने कुछ चुनाव में भाग तो नहीं लिया है लेकिन राजनीतिक दलों में इनके नज़दीकी रिश्ता स्थापित हुआ है। ठीक। अगला प्रश्न है कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करती है तो सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है अथवा करके यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 1975 में घोषित आपातकाल के सबको यानी जो सबक मिला था उस पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। आगे इसमें अथवा करके और क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के परिणाम की व्याख्या मूल अधिकारों और कार्यपालिका न्यायपालिका के आधार पर कीजिए। फिर अथवा करके क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भारत में आपातकाल 1975 के कारण और उसके परिणामों का उल्लेख कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लिखेंगे 1975 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी तो उसमें लिखेंगे साल 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में आपातकाल की घोषणा की गई थी। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया था। उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। आगे इसमें लिखेंगे विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक कारणों से गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों ने देश के विभिन्न भागों में आंदोलन कर रखे थे। यानी जो विपक्षी पार्टियां थीं वो अलग अलग राज्यों में जो है आंदोलन किए हुए थे। जगह जगह हड़तालें, तालाबंदी, धरना आदि का आयोजन किया जा रहा था। क्षेत्रीय आंदोलन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी थी उसको प्रभावित कर रहे थे। 1974 में देश में एक प्रकार का अराजकता दिखाई दी थी, इसी कारण जो है ये हुआ था आंदोलन। ठीक है, आगे यहाँ पे सरकार ने विरोधी दलों को आंदोलन को दबाने के लिए 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। आगे यहाँ पे है कि 1975 में राष्ट्रीय आपात लगाने का कारण क्या था। तो यहाँ पे देखेंगे पहला पॉइंट, सरकार का कहना था कि चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा था। दूसरा पॉइंट, देश में जगह जगह आंदोलन किया जा रहा था जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें हो रही थी।
तीसरा पॉइंट, देश के अनेक भागों में आंदोलन करना जो कारण था वो हिंसा और हिंसक घटनाएं हो रही थी, जिसके कारण आपातकाल लगानी पड़ी। अगला पॉइंट है, सेना और पुलिस में बगावत और विद्रोह के लिए उस्काया जा रहा था, तो इस प्रकार से ये पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, धार्मिक और सांस्कृतिक विद्रोह भी किए जा रहे थे। अगला है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा भी उत्पन्न हो रहा था। अर्थव्यवस्था पे गहरा संकट पड़ रहा था। देश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी। देश के कई अन्य राज्यों में अशांति उत्पन्न हो गई थी और राष्ट्रीय सुरक्षा देखकर आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। तो ये 10 कारण ऐसे हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कहानी की तरह। फिर इसके बाद आपातकाल का क्या परिणाम रहा, तो आप यहाँ परिणाम भी लिख सकते हैं। अगर आपसे केवल कारण पूछता है तो केवल आप कारण लिखेंगे, और परिणाम पूछता है तो परिणाम लिखेंगे, दोनों पूछता है दोनों लिखेंगे, ठीक है। जैसे मौलिक अधिकारों का निलंबित कर दिया गया था, यानी नागरिकों को मौलिक अधिकार जो मिले थे, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसको निलंबित यानी खत्म कर दिया गया था। आगे इसमें है, संसद और राज्यों की शक्तियां सीमित हो गई थी। आगे इसमें पॉइंट में लिख सकते हैं कि केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां मिलती हैं और राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकारों को अधिकार कम हो जाते हैं। अगला है, राजनीतिक दमन। राजनीतिक दमन का मतलब होता है राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई बार लोकतंत्र जो है इससे कमजोर हो जाता है। आगे है, प्रेस और मीडिया भी प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं जब आपातकाल की घोषणा होती है। समाचार पत्रों, मीडिया स्वतंत्रता पर रोक लगाई जाती है, वे सरकार की अनुमति के बिना कुछ प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि देश की अनुशासन और नियंत्रण भी कहीं की प्रभावित होती है। सरकार की त्वरित फैसला के कारण देश में अनुशासन तो बढ़ता है और लेकिन नागरिक स्वतंत्रता भी जो है कीमत मतलब कमजोर हो जाती है, ठीक है। आगे इसमें अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में विदेशी नीति की प्रमुख उद्देश्य बताइए, या फिर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेशी नीति को प्रभावित करने वाले कारणों का जो है वो वर्णन कीजिए। अथवा करके क्वेश्चन है कि विदेशी नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि विदेशी नीति, भारत की विदेशी नीति की मूल बातें हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है। वह सभी राष्ट्र मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखेगा। भारत इसी बात का जो है परिवर्तन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियां जो है उसको भी राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखेगा। साथ ही भारत अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निराकरण के लिए निर्णय स्वीकार करेगा। और आगे इसमें उद्देश्य, इसके सिद्धांत है या उद्देश्य है, तो उसमें आप लिखेंगे उद्देश्य में कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करना, यानी भारत जो है विदेशी जो नीति है उसे कैसे पालन करता है इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा पॉइंट है, सभी राष्ट्रीय साथ जो है मैत्रीपूर्ण व्यवहार और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करना। दूसरा है, ये अंतर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हुए उनको बनाए रखने का निरंतर प्रयास करना है। विश्व शांतिपूर्ण और बंधुत्व की भावना बनाए रखने के लिए निस्तारीकरण और निरंतर प्रयास करते रहना है। इसको आप कहानी की तरफ समझने का प्रयास करेंगे, अच्छे से आपको कवर हो जाएगा। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।